हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो हमारी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2025 की सीरीज़ में फर्स्ट लेक्चर है हमारा, जिसमें कि हम एशियट हिस्ट्री को कवर करेंगे। ये मेरे खुद के नोट्स है जब मैंने प्रिपरेशन करी थी, और ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स है, बहुत ही शॉर्ट नोट्स। तो इसी से मैं आप लोगों को मोटा मोटा सा आइडिया दूंगा एंड इन डेप्थ आप लोगों ने खुद पढ़ना है। तो ये फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है हमारा। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि उससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। तो चलिए हम पहले वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो एशियंट हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, तो जब भी आप नोट्स बनाएं तो बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाएं। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं। मैंने सबसे पहले क्या किया है, डेट्स यहाँ पे लिखी है और सामने लिखा है कि इस डेट से कौन सा रिलेटेड है, ताकि अगर आप लोगों को एंड डे पे भी पढ़ना हो तो डेट्स भी पढ़नी होगी तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो। ये पूरी हमारी एशियन हिस्ट्री की डेट्स है, ठीक है। तो ये आप लोगों को मोटा मोटा सा आइडिया है इस फर्स्ट पेज से देखने को मिलेगा। जैसे कि 2500 से 15 BCE तक हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का समय था। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व हमारा वैदिक काल था, और 563 से 483 तक बुद्ध जो हमारा बुद्धिज़्म है वो था। फिर जैन आते हैं, फिर नंद वंश आता है, फिर आपका लोगों का मौर्य वंश आता है। इस तरह से मौर्य वंश में भी कौन कौन से प्रमुख राजा थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, बिंदुसार हो गया, अशोक हो गया, विदत जो पुष्यमित्र शुंग होते हैं, शुंग वंश की जो स्थापना करते हैं। उसी तरह से फिर भारत पर शंकों का आक्रमण होता है, फिर विक्रम संवत होता है हमारा, फिर सातवाहन वंश होता है, गुप्त वंश होता है, हर्षवर्धन होता है, चौल वंश होता है। तो इस तरह से ये सारे वंश चलते रहते हैं। चलिए हम सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी अगर डेट की बात करूँ तो कई बुक्स में 2400 ईस्वी पूर्व भी है, पर जहाँ से मैंने पहले बनाए थे वहाँ 2500 से 750 ईस्वी पूर्व तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भारत के मूल निवासी थे, जिन्हें द्रविड़ लोग भी कहा जाता है। मैंने उस टाइम पे एक छोटा सा मैप सा बनाया था कि जो हमारी रावी नदी है उसके किनारे पे कौन सा शहर बसा हुआ था, हड़प्पा बसा हुआ था, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या था, पक्की ईंटों के मकान थे, और वो क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी, ये आप लोगों ने याद रखना है। और फिर यहाँ पे हमारी कौन सी है, सिंधु नदी थी। और जो हमारा मोहनजोदारो है वहाँ उसकी जो आप लोग कह सकते हो एक तरह से खोज किसने की थी, तो वो रखल दास बनर्जी ने की थी 1922 में। याद रखना है क्योंकि ये हम लोगों को किसी एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, वहाँ पे मैंने खुद गलत किया है। तो 1922 में मोहनजोदारो की खोज की गई थी, और हड़प्पा की जो खोज थी वो 1921 में की गई थी राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, मेनली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आप लोगों से पूछा जाता है कि मोहनजोदारो में सबसे बड़ा धान्यागार पाया गया था, या स्नानागार भी इसे कहा जाता है, और मोहनजोदारो में ही एक विशाल स्नानागार था। और जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो कपास की खेती करते थे। ये बहुत पूछा जाता है कि किस चीज़ की खेती करते थे, तो वो कपास की खेती करते थे। अब जो लोथल और सतुक गेड़ो जो है ये यहाँ पे क्या होते हैं, बंदरगाह थे वहाँ पे। तो लोथल में क्या था, बंदरगाह था। मेन पूछा जा सकता है कि बंदरगाह कहाँ था, तो लोथल में था। और इस तरह से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर था उस समय पे। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और यहाँ पे कालीबंगा लिखा गया है, तो कालीबंगा में क्या है, कालीबंगा से अग्निकुंड के अवशेष जो है पाए गए थे। और जो कालीबंगा है ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कहाँ पे स्थित है, तो ये हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, जो कि घग्गर नदी के किनारे पे स्थित है। और इसकी खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज 1953 में की गई थी बी लाल थापर के द्वारा, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, कालीबंगा। तो इसके साथ हमारा ये वाला जो है एशियन हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होती है। फिर आती है हमारी वैदिक सभ्यता, जिसमें कि ऋग्वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल आता है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में आप लोगों की ऋग्वेद की स्थापना की गई थी, मतलब बनाया गया था ऋग्वेद को। और उत्तर वैदिक काल जो हमारा था, उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त 3 अन्य वेद थे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। उसी के साथ कुछ उपनिषदों की रचना भी की गई थी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल कहा जाता है।
फिर आप लोगों से पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके बाद अस्तोमा सद्गम्य और गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। तो इस तरह से मैंने मेन पॉइंट्स लिखे हैं जो कि पेपर्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इसके अंदर तो आप लोगों को बहुत सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। जैसे ऋग्वेद की बात करूँ तो इसमें क्या होते हैं, 10 मंडल होते हैं, 1028 श्लोक हैं इसमें, ठीक है, 10,600 मंत्र हैं। तो इसी तरह से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सामवेद क्या होता है, तो सामवेद में क्या होता है, गानों से रिलेटेड है, वो भारतीय संगीत का जनक भी इसे कहा जाता है। और जो हमारा यजुर्वेद है वो कर्मकांड प्रधान ग्रंथ माना जाता है। इसी तरह से जो अथर्ववेद है वो क्या है, पवित्र जादू टोना इत्यादि कह सकते हो आप लोग, उससे रिलेटेड हमारा अथर्ववेद होता है। इसी के साथ साथ बहुत सारे उपनिषद भी आते हैं। उपनिषदों की संख्या पूछी जा सकती है, तो 108 हमारे को जो है उपनिषद देखने को मिलते हैं। फिर मनुस्मृति सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। और इसी के साथ रामायण या फिर किसी और महाकाव्य से रिलेटेड भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये सब हमारा वैदिक काल में आता है। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आप लोगों ने याद रखना है, में भारतवर्ष को 16 महाजनपदों में बांटा गया था। कितने जनपदों में बांटा गया था, 16। तो 16 जो महाजनपद है वो ये सब महाजनपद है। आप लोगों को इनकी राजधानी भी पता होनी चाहिए। जैसे मगध की अगर राजधानी की बात करूं तो वो राजगृह थी, अंग की जो राजधानी थी वो चंपा थी, काशी की जो राजधानी थी वो वाराणसी थी। तो जितने भी ये 16 महाजनपद है इनकी राजधानियाँ आप लोगों ने पढ़ लेनी है एक बार। तो इसमें जो सबसे शक्तिशाली जो हमारा महाजनपद था वो मगध जनपद था। सबसे बड़ा जो महाजनपद था वो अवंती था। मगध राज्य ने सबसे पहले हाथियों का उपयोग किया था युद्ध के लिए, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और अंगुत्सर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस निकाय में आप लोगों के 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, तो वो अंगुत्सर में किया गया है उल्लेख। तो ये हमारा महाजनपदों से रिलेटेड है। इतना डीप पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अगर आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले बौद्ध धर्म पे। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध जी थे, जिनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कब हुआ था, 563 BC पूर्व हुआ था। ये आप लोगों ने याद रखना है। इनकी माता का नाम माया देवी था। इनका जो पालन पोषण था वो गौतमी प्रजापति जो उनकी मौसी थी उनके द्वारा किया गया था। इनके बचपन का नाम काफ़ी बार पूछा जाता है, तो सिद्धार्थ था। कुल क्या था, शाक्य था। विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था इनका, और पत्नी का नाम यशोधरा था। इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था राहुल। और इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, घर छोड़ दिया था, जिसको क्या कहा जाता है, महाभिनिशीक्रमण कहा जाता है। ये 29 वर्ष की आयु में इन्होंने किया था। और योग दर्शन इन्हें किसने दिया था, रुद्रक राम जी के द्वारा इनको योग दर्शन दिया गया था। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति, 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहाँ हुई थी, बोध गया में, फुगलू और निरंजला नदी के किनारे जो कि बिहार में स्थित है। और पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इनका जो प्रथम उपदेश था वो पाली भाषा में था, और ये उन्होंने कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। तो इसके साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे पता होना चाहिए कि कितनी संगीतियाँ थी। तो 4 प्रमुख संगीतियाँ जो इनकी थी। प्रथम संगीति जो थी वो हुई थी राजगृह में अजातशत्रु के समय पे। और द्वितीय जो संगीति हुई थी वो हुई थी वैशाली में काला शोक के समय में। और तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र कहाँ था, मगध की राजधानी थी। और किसके कार्यकाल में हुई थी, अशोक के कार्यकाल में थी, जो कि मौर्य वंश से संबंध रखते थे। उसके बाद जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। किसके शासन में हुई थी, कनिष्क के शासन में हुई थी। और उसके साथ साथ हमारी जब इनकी अगर मृत्यु की बात करें तो वो 483 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। दिन क्या था उस दिन, वैशाख की पूर्णिमा थी। स्थान पूछा जाता है बहुत बार, इसका स्थान था कुशीनगर। और घटना जो उनकी मृत्यु की घटना थी उसे क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। थोड़ी हिंदी कम मतलब ऐसी है तो माइंड मत करना। एंड मैं बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, इन डेप्थ अगर पढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें और देखने को मिल जाएगी। चलिए अब करते हैं हम जैन धर्म की बात। तो जैन धर्म हमारे को 540 से 400
68 ईस्वी पूर्व तक देखने को मिलता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, ये आप लोगों को मोटा मोटा पता होना चाहिए। पहले कौन थे? ऋषभ देव जी थे, जिनका अगर प्रतीक चिन्ह की बात करें तो सांड इनका प्रतीक चिन्ह है। और 23वें 23rd कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जिनका सर्प है। और 24वें और अंतिम जो थे महावीर स्वामी जी थे, जिनका शेर जो है प्रतीक चिन्ह है। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे। महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। पिता का नाम था सिद्धार्थ, माता का नाम था त्रिशला, भाई का नाम था नंदीवर्मन, पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। और बचपन का इनका जो नाम था वो वर्धमान था, इसलिए वर्धमान महावीर स्वामी भी कहा जाता है। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो है गृह त्याग कर दिया था, घर छोड़ दिया था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। ये आप लोगों ने याद रखना है कि किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे। उन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया था और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। इनकी जो मृत्यु है वो 72 वर्ष की आयु में हुई थी और 468 ईस्वी में हुई थी। पावापुरी कहाँ पे है? बिहार में। कभी ये भी पूछा जा सकता है। और जैन धर्म में 2 पंथ हैं, श्वेतांबर और दिगंबर में। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और इनका जो कार्यकाल था चंद्रगुप्त मौर्य का, वो आप लोगों ने याद रखना है कि 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। इसके बाद क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं हमारे बिंदुसार, बिंदुसार के बाद आते हैं अशोक। ठीक है, तो मौर्य काल में मौर्य वंश में आप लोगों को यही इंपॉर्टेंट याद रखना है। फिर क्या होता है कि विदर्थ को हराकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि किसने किस वंश की स्थापना की थी। तो पुष्यमित्र जो शुंग थे उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। सिमुक ने सातवाहक वंश की स्थापना की थी और श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। इसके बाद हमारे जो इम्पोर्टेंट पढ़ना है वो आता है गुप्त वंश। सातवाहक वंश के अंतिम राजा शतकर्णी को हराकर श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर गुप्त साम्राज्य में जो पहले आते हैं हमारे पास चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी के साथ विवाह किया था। इसी ने भारत में गुप्त संवत की स्थापना की थी। अब ये चंद्रगुप्त वो मौर्य वाला नहीं है, ये अलग है, ये गुप्त वंश का चंद्रगुप्त है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास समुद्रगुप्त। जो हमारा समुद्रगुप्त है उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियां इलाहाबाद जो स्तंभ शिलालेख है उसमें भी दर्ज है। फिर चंद्रगुप्त जो द्वितीय है उसको किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनके दरबार में 9 विद्वानों की मंडली थी जिसे नवरत्न कहा जाता था, जिसमें कि कालिदास, आर्यभट्ट जैसे विद्वान शामिल थे। इसके साथ साथ मेघदूतम और कुमार संभव की रचना कालिदास ने की थी। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैंने कालिदास के विषय में लिखा था। जो कालिदास जी थे उनके द्वारा मेघदूतम और कुमार संभव लिखी गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं, इनके जो शासनकाल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और इनके शासनकाल में ही चीन के एक जो यात्री थे फायान, आप लोगों ने याद रखना है, फायान जो इनके शासनकाल में चीन से आए थे यात्रा करने। फिर गुप्त वंश में एक इम्पॉर्टेंट राजा आते हैं हमारे पास कुमारगुप्त। कुमारगुप्त वही राजा थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। फिर आता है हमारे पास समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने क्या किया था? भारत में सबसे ज़्यादा कृत्रिम झीलें किसने बनवाई थी? तो इन्होंने ही बनवाई थी। कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम शासक था। फिर गुप्त वंश के बाद जो हमारा अगला वंश आता है वो है हर्षवर्धन, जिसे कि वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठ गए थे। हर्ष ने वर्धन वंश की राजधानी भानेश्वर से कन्नौज में स्थापित कर दी थी। कन्नौज में, यह आप लोगों ने याद रखना है। बाणभट्ट हर्ष का राजकवि था। बाणभट्ट किसका कवि था? राजकवि था, वो था हर्षवर्धन का। फिर हेनसांग हर्षवर्धन के कार्यकाल में ही भारत आया था।
तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किसके कार्यकाल में आया था। तो हेनसांग हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था, और फायान किसके कार्यकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों आप लोगों ने याद रखने। ये कौन थे, ये चाइनीज़ यात्री थे, चीन से यात्रा करते करते इंडिया आए थे। फिर आता है हमारे पास चोल वंश। ये बहुत कम लिखा गया है क्योंकि ये लास्ट था इसमें। जो चोल वंश है उसके जो संस्थापक थे विजयलय थे, राजधानी कहाँ थी, तंजौर में थी। राजा प्रथम ने तंजौर जो है वहाँ पे राजेश्वर शिव मंदिर बनवाया था। ये काफ़ी बार पूछा गया है, मतलब जो हमारे HPSSC के एग्ज़ाम होते थे ना, उसमें काफ़ी बार पूछा गया है कि तंजौर में राजेश्वर शिव मंदिर किसने बनवाया था। वो राजा प्रथम ने बनवाया था। चोल वंश का जो अंतिम शासक था वो राजेंद्र तृतीय था। तो ये था हमारा सारा एशियन हिस्ट्री से रिलेटेड। मैंने बहुत शॉर्ट में करवाया है आप लोगों को। और अब अगर किसी ने अभी तक देखा होगा तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्या कमियां लगी है, क्योंकि मैंने पहली बार ऐसे पढ़ाया है, वरना मैं क्वेश्चंस ही कराता हूँ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ऐसे पढ़ना है या फिर क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ना है। आप लोग जैसा रिस्पॉन्स देंगे वैसा ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाऊँगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।